भारत के संविधान में 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का वेलफेयर स्टेट के नाते एक कमिटमेंट है, और जिस कमिटमेंट के तहत निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो गांव देहात और सुदूर एरिया में वो एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। सरकार अपनी काम कर रही है, लेकिन हम लोग, कुछ प्रबुद्ध लोग जो सोसाइटी को पे बैक करना चाहते हैं, तो उसी के तहत प्रेरणा कोचिंग की स्थापना की गई है, जो टैलेंट हंट प्रोग्राम है। टैलेंटेड बच्चे जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हैं या उनके साथ एवेन्यूज में किसी तरह की परेशानी हो रही है, तो उनको क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने के लिए, इंडिया का जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो यूपीएससी है, जुडिशरी सर्विसेज है, या स्टेट पीसीएस हैं, या कई तरह के एग्जाम्स हैं, या एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनने की बात हो रही है, क्वालिटी ह्यूमन बीइंग जो रिसोर्सेज फुल हो, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने की कैपेबिलिटी जिनमें है, उनको एक धार देने के लिए, उनकी कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रेरणा कोचिंग आपके साथ है। और हम लोग कई स्ट्रीम्स के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कई तरह के लोग इसमें जुटे हुए हैं और आप लोग एजुकेशन दे रहे हैं। आप ये देख रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी मोटिवेटेड हैं। और सबसे बढ़िया तो तब होता है कि जब पॉलिटिकल सिस्टम के लोग प्रभावित होकर के इस कोचिंग को असली रूप में पहचान देने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने वैसे पॉलिटिशियन या न्यूट्रल रूप से बताएं, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं जो सुदूर मगध क्षेत्र से हैं और समाज के प्रति काफ़ी समर्पित हैं, हमेशा समाज के लिए दिन रात सोचते रहते हैं, और जितना जो चीज़ इनके पास है वैचारिक रूप से काफ़ी मजबूत हैं, विचारधारा के लिए सब कुछ न्यौछावर करते हैं, वो मेरे सामने हैं। और ऐसे महामानव को हम सलाम करते हैं, जो पूर्व स्पीकर भी रहे हैं। तो चौधरी सर यहाँ आएंगे और इस प्रेरणा कोचिंग के बैनर तले अपनी कुछ बातें रखेंगे। आइए सर। कोचिंग के संस्थापक लालटून यादव सर, थोड़ा सा और आ गया। सॉल देकर के सम्मानित करें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुमूल्य समय निकाला और हम लोग को उत्साहवर्धन किए सर। छात्रों के लिए, एस्पिरेंट के लिए कुछ बहुमूल्य शब्द और मोटिवेशनल स्पीच दे करके इन्हें उत्साहित करें सर। सबसे पहले आप सबको हमारी ओर से जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। मेरा नाम उदय नारायण चौधरी है। मैं पटना जिला के मसौढ़ी एक जगह है जहां पैदा लिया हूं। मेरी पढ़ाई लिखाई पटने में हुई है। अभाव के कारण मैं पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सका, पैसे नहीं थे, इसलिए मैं फॉर्म नहीं भर सका। और आपके जैसा स्टूडेंट के रूप में रहा। 1900 और सोशल एक्टिविस्ट के रूप में मैं काम किया हूं। जंगल, पहाड़,
गरीब मजदूरों के बीच ये काम करने का मुझे अवसर प्राप्त है। 20 वर्ष तक मैं काम किया हूँ सोशल एक्टिविस्ट के रूप में, बंधुआ मजदूरों के खिलाफ, मजदूरी के खिलाफ, डेली वेजेस की को दिलाने के लिए कई मूवमेंट चलाया और उसमें भाग लिया। अभी और सैकड़ों बॉन्डेड लेबर को रिलीज कराया। सामाजिक परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ते रहा। 1990 में मुझे राजनीति में आने की इच्छा नहीं थी, लेकिन ढकेल दिया गया। उसके पहले मैं पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता था, क्योंकि 1995 में ही 85 में ही मुझे कर्पूरी जी ने हमको टिकट दिया था धमकीपा से, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ा। फिर 90 में हमको लोगों ने लड़ा दिया, मैं जीत भी गया, कैबिनेट मिनिस्टर भी हुआ, लालू जी के मंत्रिमंडल 91 में, और तब से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में 5 बार एमएलए रहा, 10 साल विधानसभा का स्पीकर रहा, 2 बार। विधानसभा जानते हैं? और 91 में कैबिनेट मिनिस्टर रहा, जिसमें मैं रिजाइन किया था। स्पीकर रहा 10 साल, 2 बार विधानसभा रहा, और फिर अभी मैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ पॉलिटिकली मैं एक्टिव होकर काम करता हूँ। हम धन्यवाद देना चाहते हैं लालटन जी को, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। कई लोग मुझे बता रहे थे कि यहाँ आना है, संयोग से समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं आप लोगों के पास आऊं, लेकिन आज साल का अंत था। मैं सोचा कि बहुत दिन से कर रहा हूँ, साल के पहले ही खत्म होने के पहले इस काम को पूरा करें। तो मैं तो आज भी नहीं था, संडे है आज, गया में था मैं, तो रात में ही मैं लौट के आ गया आपके कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। अच्छा लगा यहाँ आकर के। नौबतपुर, बेनीपुर, सब जगह के लोगों से, जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, सब लोगों से मिलने का, वीडियो और सब आपके टीचर होंगे, यहाँ मिलने का अवसर मिला। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आप सब लोगों से मिल करके, जो नौजवान अपना भविष्य देख रहा है आगे का, जो लड़की लोग अपना भविष्य चुन रही है कि मुझे क्या बनना है और क्या करना है। सबके माता पिता भी आस लगाए हुए हैं कि हमारी बेटी, हमारा बेटा बड़ा अफसर बनेगा, साहब बनेगा। कोई आईएएस बनाना चाहता है, कोई आईपीएस बनाना चाहता है, कोई बीपीएससी की परीक्षा में नंबर 1 बनाना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, सबका अलग अलग फ्यूचर है। और वो सब आप सब लोग हैं। कितने लोगों को अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा आपके परिश्रम पर निर्भर करेगा। तो मैं भी आपके जैसा, मैं अपना कैरियर ढूंढ रहा था जब पढ़ाई खत्म किया। तो मैं तो बहुत गरीब घर में पैदा लिया, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। अत्यंत गरीबी से गुजरा हूं मैं, और अत्यंत परेशानी का जीवन जिया हूं, जिसको आप सब लोग अभी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो मेरे मन में भी थी कि हम पढ़ाई लिखाई करके कुछ अच्छा बने। तो नौकरी भी संयोग से हो गई, लेकिन बीए पास करने के पहले ही हमको नौकरी हो गई। रेलवे की नौकरी मिल गई। एएसएम का पहले मैट्रिक पास करने पर ही होता था। बैंक की नौकरी मिल गई, ये सब मिली।
लेकिन मेरे मन में था कि नहीं नहीं, बगैर बीए पास किए हुए नौकरी नहीं करनी है, और करनी है तो अच्छी, उस समय वो क्रेज था डीएसपी बनने का। तो मैं भी सोचा डीएसपी, चूंकि गरीबी में ज्यादा आदमी कहाँ झेलना पड़ता है, आदमी को पुलिस से झेलना पड़ता है। रोड में चलिए, ट्रेन में चलिए, बस में चलिए, जो परेशान आदमी होता है तो सोचता काश मैं भी पुलिस होता, जो डंडा चलाते हुए देखता है, जेल ले जाते देखता है आदमी, जो बालक मन कहिए वो होती है। या दूसरा मन करता है कोई बहुत बड़ा पैसा वाला है, गाड़ी उड़ी से जा रहा है, तो उस जमाने में तो गाड़ी बहुत इन्हें गिने लोगों के पास होती थी ही नहीं कार। भूल चूक से कभी कभी रोड पर एम्बेसडर गाड़ी दिखती थी, कभी फिएट गाड़ी दिखती थी। आजकल किसी को एम्बेसडर चढ़ने के लिए कहिएगा तो चढ़ने को तैयार ही नहीं होगा, कहाँ से पुरानी गाड़ी ले आई, इतना सड़ा हुआ। समय का अपना अपना नजाकत है। लेकिन 1975 में बाढ़ आई पटने में। ये जहां बैठे हैं ना, यहाँ नाव चलता था उस समय में। मुझे लगा कि हमको आपके सामने लाके खड़ा किया गया, कोई खास विषय नहीं है मेरे पास, तो कहाँ से शुरू करें, तो मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ बात करता। तो 1975 के बाढ़ में, और संजोग से हमको याद है 25 या 26 जनवरी था, कुछ इस तरह से, या दिसंबर, उसी दिन के 2 दिन बाद पटना में बीपीएससी की परीक्षा होने वाली थी, और मैं भी उसका एग्जाम दी था। तो बाढ़ जो आई ना, पटना को तो बहा ही दिया, साथ साथ मुझे भी बहा दिया, बाद में धो दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे जो मेरी तमन्ना थी कुछ बनने की, नौकरी करके, वो तमन्ना चेंज कर दी, क्योंकि उस बाढ़ में मुझे सोशल वर्क करने का बहुत मौका मिला। सोशल वर्क बाढ़ में क्या होता है, पानी में लोगों को पानी से निकालना। किदवईपुरी तो डूबा ही हुआ था, कृष्णानगर भी डूबा हुआ था, उस इलाके में रहते थे। आप लोगों को तो शायद अपनी माता पिता से उस इलाके के बारे में सुनने को मौका मिला होगा। उसमें फर्स्ट फ्लोर पूरा पानी से डूबा हुआ था। तो जिनके पास कुछ था उनको भी आग, पानी नहीं है पीने के लिए, तो उसमें पानी देना भी एक बड़ा काम था। पीने का पानी, माचिस नहीं मिल रहा था, सब कुछ है खाना बनाने के लिए, लेकिन जलावन नहीं है, तो नहीं खाना बना सकते। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं उस कल्पना उसको। हमको इसलिए कि, और जब मैं देखा आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल, शायद सुरेंद्र सिन्हा या कोई थे, आर्ट कॉलेज है ना म्यूजियम के पीछे, मैं भी वही था। प्रिंसिपल की पत्नी अपने ही चपरासी से बोल रही है कि जरा हमको लकड़ियां तुम दे दो खाना बनाने के लिए, आप सलाइए वो। तो वो बोल रहा है कि तुरे दे दो, तो हम कहाँ बना के खाएं, कौन चीज है। मैंने दोनों में कंट्रोवर्सी, ये डिस्कशन की है, कंट्रोवर्सी नहीं चल रहा है कि अगर हम आपको दे देंगे तो हम क्या खाएंगे, कैसे बनाएंगे। जो नेचुरल क्लैमिटी आई उसने इंसान और इंसान को बराबर कर दिया। बात समझ है ना? कोई हायरार्की सिस्टम नहीं है कि तुम प्रधानमंत्री है कि हम चपरासी। जो प्रकृति ने जो रखा वो सब इंसान को बराबर कर दिया। अब इस संजोग से जो पहले आपका टीचर कुछ पढ़ा रहे थे वैक्सीनेशन के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में, एंटी वैक्सीन के बारे में, तो मैं उसी से अपने आप को सोच के रिलेट कर रहा हूं अभी, दूसरे से नहीं। तो प्रकृति में, और बाद में एक बात इन्होंने और कहा
कि पढ़ाई लिखाई के लिए ये हमारा देश जो है लोक कल्याणकारी देश है, तो इन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल का भी व्याख्या किया थोड़ा सा। हमारे संविधान में दो हिस्सा है, एक हिस्सा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो सरकार को निर्देश देता है, जो हिंदी में कहते हैं नीति निर्देशक तत्व, और दूसरा हिस्सा है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। ये दो हिस्से हैं। तो फंडामेंटल राइट का मतलब यह है कि आपका वो पूरा अधिकार है पाने का, वो कोई रोक नहीं सकता है उसको। जैसे बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, कहीं भी जाके बसने का अधिकार। आर्टिकल 14 से आप देखेंगे, और मूल रूप से अगर आर्टिकल 19 को पढ़ लेंगे तो सब आपको दिखाई दे देगा उसमें, जिसको कहते हैं अनुच्छेद 19, जो कहता है कन्याकुमारी से कश्मीर तक सबका बराबर अधिकार है। ठीक उसी तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो सरकार को एक गाइडलाइन देता है कि लोक कल्याणकारी होने का क्या मीनिंग है। तो इन्होंने एक बात कही उसमें, 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने का एक निर्देश है, जिसको कहते हैं नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और ये किसने बनाया? ये अभी वहां हमने, हाँ ठीक आप कह रहे हैं, ये किसने अधिकार दिया हमको? संविधान ने दिया। संविधान हमको ये अधिकार देता है कि हम भी इंसान हैं और बराबर के इंसान हैं। जब हम देखते हैं आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, बस एक लाइन लिखा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने हर आदमी बराबर है, चाहे राजा का बेटा हो या मेहतरानी का बेटा हो, चाहे बड़े जाति में पैदा लिया हो, चाहे गरीब परिवार में पैदा लिया हो, कानून के सामने हर आदमी बराबर है। यह है हमारा अधिकार। तो ये जो 395 आर्टिकल है हमारे संविधान का, वो हमको एक अच्छा मानव बनने का अवसर देता है, समानता के आधार पर एक अवसर देता है, जिसको लिखने का काम हमने आपको संबोधित किया जय भीम। क्यों किया हमने आपको समझा? क्योंकि वो संविधान हमको अधिकार लिखने का, जो हमको अधिकार दिया लिख करके संविधान में, जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर साहब को जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाना था, तो उनका एक बेटा राजरत्न, जिसकी मृत्यु हो गई गरीबी में, दवा के अभाव में, पैसे के अभाव में, आए देखने के लिए, लेकिन उनको जाना जरूरी था और बाकी सब क्रियाक्रम में समय लगता। तो बेटा को छोड़ करके, मृत सब को छोड़ करके वो चल दिए। पत्नी भाई रोने लगे कि कहां जा रहे हो? तो अम्बेडकर साहब ने कहा कि हमारी एक मीटिंग है जिसमें जा रहा हूं। और उन्होंने बाद में लिखा, चूंकि मैं एक बेटा के लिए जो अब नहीं रहा रुकता, तो मैं जिस मीटिंग से हमको करोड़ों लोगों को हक अधिकार मिला था, उससे हम वंचित हो जाते, इसलिए एक बेटा मेरे लिए जरूरी नहीं है, करोड़ों लोग ज्यादा जरूरी थे। और वो छोड़ करके चले गए। मैं इसलिए इसका उदाहरण दिया आपके सामने, क्योंकि इन्होंने कुछ कुछ
मेरे बारे में भी कह दिया। तो सामाजिक परिवर्तन का काम, समाज निर्माण का काम का अलग अलग स्वरूप है और विचारधारा से चलती है। और अभी आप सब लोग आए हैं, एकदम सादा सिलेट है, सादा सिलेट है, जैसे ये है बोर्ड, तो सादा सिलेट है। उसके ऊपर हम जिस कलर का रंग डालेंगे वही कलर हमको दिखेगा। बात समझ लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। रेड कर से लिखेंगे तो रेड दिखेगा, ब्लैक से लिखेंगे तो ब्लैक दिखेगा, व्हाइट से लिखेंगे तो व्हाइट दिखेगा। उसी तरह से हम सब लोग मां के गर्भ से जब आए हैं तो हमारा दिमाग है, मेमोरी है, हमें वही चीजें याद रहेगी, हम वही अपनी आंखों से देखेंगे जो मुझे दिखाया जाएगा, जो मुझे पढ़ाया जाएगा, जो मुझे बताया जाएगा। तो सामाजिक दर्पण में आज के तारीख में हमको यही चीजें सब कुछ कुछ उल्टा भी दिखाई जाती है, तो हम देख नहीं पाते हैं। आप कहेंगे कि उल्टा कैसे दिखाई जाती है? सामाजिक प्रथा के नाम से। हाँ हाँ हाँ, जैसे उदाहरण के लिए एक बात बताते हैं हम। पहले कल्पना कीजिए, पहले हमारे यहाँ सती प्रथा थी। राम मोहन राय, अंग्रेजों ने जिसको सती प्रथा को खत्म किया। सती प्रथा क्या था? पति अगर मर जाए तो पत्नी के हाथ पांव को बांध करके जिंदे उसको जलाया जाता था और उसको नशा पान कराया जाता था। पहले नशा पूरा पिला दिया जाता था, इसलिए कि उसको उस कष्ट को वो महसूस नहीं कर सके, और करे तो समझ में उसको नहीं आए और जिंदे। तो आप अभी कल्पना कर सकते हैं कि जलाने के समय क्या कष्ट होता होगा? कर सकते हैं? किस नाम पर किया जाता था ये? महिला होने के कारण महिलाओं को भी, आधी यहां भी लड़कियां बैठी है, अधिकार नहीं था। और उसका अधिकार कहां से छीना गया? अधिकार कहां से छीना गया? महिलाओं को दूसरे नंबर का कहां से कहा गया? हमारे यहाँ की जो धार्मिक व्यवस्था है, प्रथा नहीं, उस धार्मिक व्यवस्था में कह दिया गया कि महिला को अधिकार जीने का नहीं है। अभी भी कुछ कुछ दिखाई देगा। विधवा महिला को कभी भी शुभ काम के अवसर पर लोग कहते हैं कि उसको सामने नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अशुभ हो जाएगा। बात है कि नहीं? अभी भी है, गांव में भी है। कभी कभी हम एक शादी में गए तो उसकी माँ, उसके पिताजी नहीं, उसकी माँ थी जो अपने बेटा का शादी कर रही है, उसकी माँ को ही नहीं आने दिया जा रहा है। क्या कमाल है! आप कल्पना कीजिए, जीवन भर के लिए उसको कह दिया जाता है कि तुम सफेद साड़ी पहनो, जीवन भर के लिए कह दिया जाता है कि तुम चूड़ी नहीं पहनोगी। यह है ना? तो ये भिन्नता महिला और पुरुष का, दोनों मां के गर्भ से पैदा लिया, लेकिन जन्म के आधार पर जो किसी के हाथ में नहीं है, प्रकृति के हाथ में है। जिस प्रकृति ने मुझे बनाया, जिस प्रकृति ने हमको इम्यूनिटी दिया या जो कुछ भी दिया, और उसके लिए जो वैक्सीनेशन की बात हम कर रहे हैं, तो एक वैक्सीनेशन हो गया शरीर को ठीक करने का, रोगों को दुरुस्त करने का, और एक वैक्सीनेशन है इसको रोगी बनाने का। यही है ना सामाजिक तौर से?
तो धार्मिक दृष्टिकोण से जो वैक्सीनेशन हमको दिया जा रहा है, वैक्सीनेशन, उसमें आदमी को आदमी नहीं रहने दिया, आदमी को जानवर बना दिया गया, इंसान और इंसान से नफरत सिखाया गया। इसको रोकने के लिए हमारा संविधान जो निर्माता था उसने लिखा कि नहीं नहीं नहीं, लड़की हो या लड़का, गरीब हो या अमीर, प्रकृति ने तो सबको बराबर पैदा किया, इसलिए सबको बराबर हक और अधिकार है, मिलना चाहिए। नहीं कहा कि एकदम लिख दिया कि मिलेगा। आजाद भारत में जो नया देश बना उसमें ये सबको, इसीलिए कहते हैं कि नया सवेरा आया। एक और लड़ाई थी जो आप लोगों के लिए हम प्रश्न के रूप में छोड़ते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। हमको कोई बता दे, दुनिया का एक आदमी कोई हमको बता दे कि जाति और धर्म के आधार पर, बड़ा और छोटा होने के आधार पर कोई ऊंची खानदान में पैदा लिया हो, पैसे वाले के खानदान में पैदा लिया हो, तो थूक फेंकता हो तो छोहड़ा के इसमें से निकल जाए? बताइए। कोई ऐसा आदमी धरती पर मिल जाए, हम उसको प्राइज देंगे, कोई हमको बता दे तो, कि नाक से नेटा के बदले घी निकल जाए। लेकिन इसका मतलब यह है कि जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, उस प्रकृति ने अगर मुझे पैदा किया तो सबको बराबर पैदा किया। मां के गर्भ से हर आदमी बराबर पैदा लिया। 2 आंख, 2 कान, मुंह, 2 हाथ, सबको बराबर। अगर एक भी अगर हाथ किसी का नहीं हुआ तो उसको विकलांग बोलते हैं। आंख नहीं रहेगा तो अंधा बोलेंगे, है ना? लेकिन जो सामान्य पैदा लेता है आदमी, चाहे लड़की हो या लड़का, तो सब बराबर पैदा लेता है प्रकृति के द्वारा, है ना? लेकिन हमारे समाज में क्या कर दिया लोगों ने? तथाकथित भगवान ने, मैं तथाकथित भगवान कह रहा हूं, वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, एक खास वर्ग का लोग है जो मुंह से पैदा लेता है। अरे भाई, मुंह से पैदा लेता है तो बताओ, कोई ऐसी महिला धरती पर आई है क्या जो मुंह से पैदा करे बच्चा? एक भी नहीं। और जो सीता उता के बारे में भी कहते हैं, राम के बारे में, वो भी तो एक इंसान ही था, लेकिन उसको हम लोगों ने भगवान बना दिया। और उस हिस्से पर वो लोग नहीं चर्चा करते, कैसे जन्म हुआ, क्या हुआ, उसके पुनर्जन्म पर बात करते हैं, उसके आगे के बारे में कहेंगे। जैसे लगता है कि वो इंसान के जैसा कभी बीमार नहीं पड़ते होंगे, अपने दैनिक क्रिया में नहीं जाते होंगे, लैट्रिन बाथरूम नहीं जाते होंगे, खांसी सर्दी नहीं होती होगी। जिस तरह से चित्रण किया जाता है इन बातों का, है कहीं उल्लेख? कहीं नहीं है। लेकिन उल्लेख किस बात का है? गैर बराबरी का उल्लेख जरूर है। कुछ लोगों को कह दिया गया, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें, कि ये शूद्र हैं। शूद्र, मनुस्मृति का नाम आप लोगों ने सुना? देखा? किसी ने देखा? नहीं। मैं लालटून जी से कहूंगा, ये भी एक नॉलेज का चीज है, 5 मनुस्मृति की किताब मंगाइए और हिंदी में यहां लाके रख दीजिए। जिसको इच्छा हो वो पढ़ ले, जिसको इच्छा हो वो देख ले कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। चूंकि अब तो समाज में मनुस्मृति के आधार पर समाज का बंटवारा हो गया है। उसमें महिलाओं के बारे में लिखा हुआ है। ठीक से महिला लोग पढ़ लेगी, बेटी लोग, तो वो कहे हटाओ, ये गंदा किताब है, बाहर करो इसको। जानते हैं क्यों? उसमें लिखा हुआ है, अगर पुरुष मां और भाई और पिता जिस पुरुष के हाथ से तुमको भेज दे, शादी कर दे,
लुल्हा है कि लंगड़ा है, अंधरा है कि कोढ़िया है, इससे कोई मतलब नहीं। बूढ़ा है कि जवान है, तुम आजीवन उसकी सेवा करना। वो कितना भी बदचलन हो फिर भी। अब बताइए, ये न्याय की बात होगी क्या? न्याय की बात तो नहीं है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारा पति अगर 5 पुरुष के साथ भी, महिला के साथ भी रहता हो, तब भी तुम उसके बारे में कुछ नहीं बोलना। ये लिखा हुआ है। हम आग्रह करें कि देख लीजिए आप, वहीं से आपको, चूंकि हमारे समाज की जो भिन्नता है वो वहीं से शुरू होती है, इंसान में और इंसान के बीच में, स्त्री और पुरुष में। फिर उसी तरह से उसमें लिखा हुआ है कि आदमी, कुछ लोग मुंह से पैदा लिया, कुछ लोग छाती से पैदा लिया, कुछ लोग पेट से पैदा लिया, कुछ लोग पैर से पैदा लिया। यही 4 जाति बनाया। मनुदेव ने लिखा है, मनुदेव ने लिखा मनुस्मृति को, और पहले पेज पर लिखा हुआ है कि वर्मा जी ने लिखवाया, डिक्टेशन दिया, जैसे लगता है वो डिक्टेशन दे रहे थे और लिखवाया, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे वो। आप पहले पेज में देख लीजिए ना, आपके पास गूगल है, देख लीजिएगा जाकर के। और उन्होंने कहा कि 4 वर्ण है, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र मतलब जो पेट से पैदा लिया, जो मुंह से पैदा लिया वो ब्राह्मण, छाती से पैदा लिया तो क्षत्रिय, पेट से पैदा लिया तो वैश्य, और बाकी लोग शूद्र। लेकिन आजकल बहुत मोश टान रहे हैं, बहुत सारे यादव लोग या कुर्मी लोग हैं, कोई नहीं लोग, ये भूल जाते हैं कि हम भी शूद्र हैं। देखिए, ये बैठ जाइए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारी धार्मिक संस्था के द्वारा लिखी गई किताब है, वो कह रही है। बैठ जाओ। ये किताब के द्वारा हम कोई अपनी बात नहीं कह रहे हैं आप लोगों को, हम वही बात बोल रहे हैं जो किताब में लिखी हुई है। और वो सबके लिए, अब उसमें थोड़ा थोड़ा जब हम लोग बोलने लगे हैं तो जो लोग हैं कुछ ऊपर में बैठे हुए, उसमें संशोधन भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं और नया नया किताब निकाल रहे हैं। तो मैं एक प्रश्न छोड़ के जाता हूं आपके सामने, फिर कभी मौका मिलेगा तो आऊंगा जरूर आपसे बात करने के लिए, और अलग अलग विषय निर्धारित करके आऊंगा कि किस विषय पर बात करनी है। लालटून जी बता देंगे तो उसी के अनुसार हम अभी एक प्रश्न छोड़ के जाते हैं कि समाज के सामाजिक गैर बराबरी को किसने पैदा किया? सामाजिक गैर बराबरी नहीं समझ में आई सवाल? सामाजिक असमानता जाति के आधार पर किसने बनाया? हम नहीं पूछ रहे हैं अभी, आप पढ़िए इसको। ये किसने बनाया? उसी तरह से हमको किसने छोटा बना दिया और अपने कौन बड़ा हो गया? कैसे हो गया? है ना एक समाज में इन विषयों पर कोई भगवान कैसे हो गया, हम उसके उपासक केवल कैसे रह गए? यह सब जानने की चीज है। क्वेश्चन करिए आप अपने आप से, क्वेश्चन करिए समाज से, क्वेश्चन करिए घर में किसी भी चीज को। जैसे कोई कहती है हमारी माँ कि बेटा बैठ जाओ, अभी मत जाओ, बिलैया अगले सामने में रोडवा काट दो, कहा है ना, तो आदमी रुक जाता है। ये किसने बनाया? बिल्ली बेचारी को किसने ये अपशगुन बना दिया? अरे बिल्ली को तो धन्यवाद दे कि हमारे घर के चूहा हुआ को साफ कर देती है। उसी तरह से कहेगा आज मंगल है बाबू, पश्चिम मायन ना जाके चाहिए,
एक कुछ कुछ लोग कहते हैं कि फलना दिन बड़ा शुभ है, वही दिन हमारी बेटी के बियाह हो के चाहिए या बेटा के। किसने बनाया शुभ अशुभ? कहां से शुभ अशुभ हुआ? क्वेश्चन करिए अपने आप से। और खास करके जो सामाजिक गैर बराबरी है, जो दिमाग को कैद करने वाली बात है, हमको हमारे दिमाग को उसके बारे में क्वेश्चन करना चाहिए। आज की जो पढ़ाई है, मैं उसको मानता हूं अधूरी पढ़ाई है। सामाजिक ज्ञान की पढ़ाई नहीं होती है, सामाजिक इतिहास की पढ़ाई नहीं होती है, हमारे पूर्वजों के बारे में नहीं बताई जाते हैं। हम घर में इतने लोग बैठे हैं, हाँ 50 लोग हैं मान लीजिए, अगर हम अभी आप सब लोगों से कहें कि आप अपने दादा का नाम लिखिए, कोई लिख पाएंगे क्या? शायद ही एक आध होंगे। हाँ शायद ही एक आध दो होंगे, सामान्य तौर से नहीं लिख सकेंगे। हाँ याद इसलिए नहीं है कि आपके माता पिता ने नहीं बताया, आपने पूछा भी नहीं उनसे, आपने पूछा नहीं, तो आप उसी तरह से आपको कहा जाता है कि हमारे बेटवा के नौकरी हो गई है। जरा हम सत्यनारायण भगवान के कथा है होता है ना, पढ़वा तू और कथा उनका है? और वो कथा क्या है सो मालूम नहीं। तो हाँ, जानकारी का अभाव है, लैक ऑफ नॉलेज है ये। तो हम आज आपसे इतना ही पर बंद करते हैं अपनी बात। हर चीज के बारे में क्वेश्चन कीजिए और हर चीज के बारे में आप अपने से जवाब खोजिए। और इसी के साथ प्रकृति ने जो हमको ताकत दिया है, जो प्रकृति ने हमको इम्यूनिटी दिया, तो बाहर से नए वैक्सीनेशन की क्या जरूरत है? इस पर भी विचार कीजिए कि हम कैसे इसको मजबूत बना के रखें। बस इतना ही के साथ हमने आपका काफी समय ले लिया, 5 मिनट कहा गया था, समय ज्यादा हमने ले लिया। हमारी कोई बात से आपको ठेस पहुंची हो तो क्षमा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। माननीय पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी सर का बहुत रिवोल्यूशनरी स्पीच, और वास्तव में हम जितना एजुकेशन ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन जब तक जो बताए अगर उस पथ पर नहीं चले तो सारी ज्ञान, सारे शिक्षा और सारी नौकरी बेकार है। इसलिए इसको अमल करना है। पहले जानो तब मानो, और यही वास्तविक ज्ञान है, जिंदगी के ज्ञान है और कुछ नहीं, और सब ब्रांडिंग। एक हम पढ़ रहे थे सर, बढ़िया और जिंदगी में अमल करने वाली है, इसलिए इस ज्ञान को तो लीजिए, लेकिन जो टॉर्च बियरर ऑफ सोसाइटी हैं उनके टॉर्च को अपने पास रखिए, जो विजुलाइज करेगा कि रियल ज्ञान क्या है, हमको किस रास्ते पर चलना है। धन्यवाद।